नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 29 जून 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। अपने पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। ध्यान रखें, महान्यायवादी के संबंध में संविधान में कार्यकाल की कोई निश्चितता नहीं है कि कितने समय सीमा तक उनका कार्यकाल होगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरे विकल्प को देखते हैं। महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित किया गया है। इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है महान्यायवादी पर, वो निजी कानूनी अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें यह ध्यान रखना होता है कि जब भी किसी भी केस में वो भारत सरकार की तरफ से एक पक्ष के रूप में जा रहे हैं, तो उसके विरोधी पक्ष के रूप में वहां पर वो उसका साथ नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की कुछ शर्तें अवश्य रहती हैं, अन्यथा उन्हें निजी कानूनी अभ्यास करने से रोका जाता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है, पहला सही है। तो आंसर आपका ए केवल एक सत्य है। इस प्रश्न को हमने यहाँ पर इसलिए लिया है कि वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल भारत सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ध्यान रखें, इनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई थी 2017 में, और इनका जो कार्यकाल है इसको 2020 में पहली बार बढ़ाया गया था। अब सरकार ने पुनः बढ़ा दिया है, यानी अब इनका जो कार्यकाल है वो आने वाली 30 जून 2022 तक रहेगा। अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अभ्यास सी ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह दक्षिण चीन सागर के देशों और अमेरिकी सहयोगियों को एक साथ लाता है ताकि वे क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षण और संचालन कर सकें। तो ध्यान रखें, दक्षिणी चीन सागर से यह संबंधित नहीं है। यह प्रमुख रूप से काले सागर में किया जाने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा, यह 2021 से शुरू होने वाला एक वार्षिक अभ्यास होगा, क्योंकि यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह को चिन्हित करता है। ध्यान रखें, यह पहले से ही संचालित है, इस वर्ष शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा पॉइंट भी गलत है, दोनों गलत है। तो आंसर आपका यहाँ पर है डी। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए लिया है, अमेरिका के द्वारा प्रमुख रूप से यूक्रेन के साथ और अन्य 28 देशों के साथ मिलकर, यानी 30 देशों के द्वारा मिलकर ये ऑपरेशन सी ब्रिज एक तरह से कंडक्ट किया जाएगा काले सागर में। अगर हम काले सागर का क्षेत्र देखें तो प्रमुख रूप से रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी देश हैं। जहां तक यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन वर्तमान में यूएसए का प्रमुख सहयोगी है। अगर हम इस क्रीमिया क्षेत्र की बात करें तो 2014 में रूस ने इस पर नियंत्रण कर लिया है। और अभी अगर हम बुधवार की घटनाएं देखें तो अमेरिका का ये प्रमुख सहयोगी है यूके, और उनका एक नौसैनिक जहाज था एचएमएस डिफेंडर, जिसकी यहाँ पर इमेज दी गई है, वो क्रीमिया के क्षेत्र के पास से गुजरा। यूके का कहना है कि वो यूक्रेन का जो टेरिटोरियल वाटर था, प्रादेशिक पानी था, उसमें से गुजरा है, न कि क्रीमिया के क्षेत्र से। रूस के द्वारा यहां पर यह दावा किया गया कि यूके का एचएमएस डिफेंडर जब क्रीमिया के पास के भाग से गुजर रहा था, उसने रूस के प्रादेशिक पानी में प्रवेश किया। इसी कारण से रूसी नौसेना के द्वारा यहां पर चेतावनी भरी फायरिंग की गई, जिससे कि यूके का ये जो जहाज है एचएमएस डिफेंडर, वो रूसी पानी के क्षेत्र से बाहर चला जाए। तो ये रूस और यूके के बीच में जो तनाव है उसकी स्थिति को दिखा रहा है, और इसी को एक तरह से मजबूती देते हुए और यूके की स्थिति को ज्यादा समर्थन देते हुए और यूक्रेन की स्थिति को भी मजबूती देते हुए अमेरिका के द्वारा इस युद्ध अभ्यास को एक तरह से प्रारंभ किया गया है काले सागर में। अब प्रमुख रूप से रूस को एक चेतावनी के रूप में है कि अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनके साथ में रूस अपने संबंधों को सही रखे। आप ध्यान रखें, यह युद्ध अभ्यास 1997 से संचालित किया जा रहा है। वर्तमान युद्ध अभ्यास से अगर हम पहले देखें तो सी ब्रिज ये जो एक्सरसाइज है इसको 21 बार किया जा चुका है। अपने तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, बहतन बांध यांगची की सहायक नदी जिंशा नदी पर निर्मित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखें तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यांगची एशिया की सबसे लंबी, विश्व में तीसरी सबसे लंबी और पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए, यहाँ तक कथन बिल्कुल सही है। यांगची एशिया की सबसे लंबी है, विश्व में तीसरी है। अगर हम नील और अमेजन नदी के बाद देखें, और एक ही देश में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि नील की अगर हम बात करें तो मिस्र, सूडान, इथोपिया इन देशों से बहती है, तो केवल एक देश से उसका प्रवाह प्रमुख रूप से नहीं है।
इसके अलावा अगर हम अमेजन की बात करें तो उसके उद्गम को पेरू से माना जाता है, तो केवल ब्राजील से उसका प्रवाह नहीं होता है, तो केवल एक देश से नहीं है। एक देश से बहने वाली सबसे लंबी नदी का दर्जा यांगसी के लिए है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से चीन से ही बहती है। इस प्रश्न का जो अंतिम भाग है वो एक तरह से गलत है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में मिलती है, यानी यांगसी नदी का जो अंतिम रूप में एक तरह से जो मुख है, जब वो समुद्र में गिरती है तो दक्षिणी चीन सागर कहा जा रहा है। यांगसी की अगर हम बात करें तो पूर्वी चीन सागर के क्षेत्र में गिरती है, न कि दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में। इसीलिए हमने जो दूसरा विकल्प दिया है उसमें प्रारंभिक भाग सत्य है, लेकिन लास्ट का जो हिस्सा है वो गलत है। यह दक्षिणी चीन सागर न होकर पूर्वी चीन सागर होगा, इसीलिए दूसरा पॉइंट आपका गलत है, पहला सही है। तो आंसर आपका ए, केवल एक सत्य है। तीसरा प्रश्न हमने यहां पर इसलिए लिया है क्योंकि चीन के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना को संचालित करना प्रारंभ किया गया है, और ये बेहतरीन परियोजना है जिसमें 16 गीगावाट एक तरह से जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। जहां तक दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो थ्री गॉर्जेस परियोजना है जो यांगसी नदी पर ही है, जिसमें 22.5 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? दिव्यांग व्यक्तियों यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। पहला पॉइंट आपका सही है, इस तरह के आरक्षण दिए जाते हैं। दूसरा विकल्प हम देखते हैं, किसी दिव्यांग व्यक्ति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है भले ही वह व्यक्ति मूल रूप से दिव्यांग व्यक्तियों कोटे से नियुक्त न हुआ हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य रूप से चयन हुआ है किसी भी सेवा में, और चयन होने के बाद वो किसी तरह से दिव्यांग होता है। यदि किसी तरह का पदोन्नति या प्रमोशन देने की बात है तो उस व्यक्ति को आरक्षण एक तरह से जो दिव्यांग श्रेणी है उसके माध्यम से दिया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी आपका यहाँ पर सही है, दोनों पॉइंट आपके सही है, तो आंसर आपका सी, दोनों। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक निर्णय दिया गया है जिसमें केरल सरकार के द्वारा केरल हाई कोर्ट का एक जो निर्णय था उसके खिलाफ अपील की गई थी। केरल हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि एक व्यक्ति अपने भाई की मृत्यु के बाद उनको जो सरकारी नौकरी मिली थी तो उसमें पदोन्नति की जब बात की गई, उन्होंने अपने पदोन्नति के लिए दिव्यांगता को एक तरह से आधार बताया, और 55% जो दिव्यांगता थी उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण की एक तरह से मांग करी। यहाँ पर केरल हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह के आरक्षण की मंजूरी दी गई कि यह आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन केरल सरकार के द्वारा इसके विरोध में एक तरह से केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि 1995 का दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जो कानून है उसकी अगर हम व्याख्या करें तो दिव्यांग के रूप में अगर व्यक्ति का चयन हुआ है या सामान्य रूप में चयन हुआ है, वो किसी भी स्थिति में एक तरह से जब वो आरक्षण की बात कर रहा है दिव्यांग के रूप में, उस समय उसकी स्थिति देखी जानी है। सेवा में भर्ती आरक्षण का आधार नहीं होगा कि उसने दिव्यांग आरक्षण के माध्यम से भर्ती ली है या सामान्य रूप से उसने भर्ती ली है। जब सेवा में रहने के बाद उसे पदोन्नति की बात की जा रही है उस समय उसकी स्थिति क्या है? अगर वो दिव्यांग है और पहले सामान्य चयन से आया है तो उसको दिव्यांग आरक्षण एक तरह से मिलेगा। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं जिसमें हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाते हैं। आज का प्रश्न यूपीएससी के द्वारा 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। गोंडवाना अगर हम क्रम की चट्टानों की बात करें तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो कोयले के लिए इसे जाना जाता है। भारत में 98% लगभग कोयले की अगर हम बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस के लिए नहीं है, पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा क्षेत्र की अगर हम बात करें झारखंड में तो यह अभ्रक का एक प्रमुख क्षेत्र है, तो दूसरा पॉइंट आपका सही है। तीसरा, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ चट्टानों की अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभकारी इन्हें माना जाता है। धारवाड़ चट्टानों में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना और तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानों के लिए आप ध्यान रखें कि ये भारत में सबसे पुरानी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं, जिनको हम मेटामॉर्फिक चट्टानें भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो धारवाड़ के लिए खनिज तेल के लिए कहा गया है तो ये गलत है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है। तो आंसर आपका बी, केवल 2 सत्य है। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं आज के प्रमुख तथ्य, और आज हम अग्नि प्राइम मिसाइल के संबंध में चर्चा करेंगे जिसका डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये भारत की परमाणु संपन्न एक तरह से मिसाइल है, यानी इसके द्वारा परमाणु हथियारों को भी ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज मानी गई है, और प्रमुख रूप से अग्नि फर्स्ट मिसाइल का एक तरह से सुधरा हुआ संस्करण इसको माना जा रहा है।
इस मिसाइल के निर्माण में अगर हम देखें तो कंपोजिट एक तरह से मटेरियल का उपयोग किया गया, जिससे ये काफ़ी हल्की है। इसी के साथ साथ इसका जो प्रोपल्सन तंत्र है वो भी आपका नए रूप में लाया गया है। इस मिसाइल का गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम और इसका नियंत्रण करने का जो तंत्र है वो सुधरे हुए रूप में यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा लाया गया है। इस मिसाइल की एक और विशेषता है कि ये कनस्तर में एक तरह से बंद मिसाइल है, यानी एक तरह से आप कहें तो एक कैनिस्टर के अंदर इस तरह की मिसाइल को बंद रखा जाता है, तो बाहरी पर्यावरण से एक तरह से किसी भी तरह का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ इन मिसाइल को भंडार करने और कहीं पर ले जाने में काफ़ी आसानी होती है और बहुत जल्दी इनको एक ऑपरेशनल सिस्टम में तुरंत लाया जा सकता है। तो ये अग्नि प्राइम को कनिस्तर पर आधारित मिसाइल के रूप में डेवलप किया गया है, जिससे कि हमारी सेना इसे उपयोग करने में तेजी एक तरह से ला सके। भारत की अगर हम परमाणु क्षमता की बात करें तो हम त्रिस्तरीय क्षमता को एक तरह से विकसित कर रहे हैं। वायु माध्यम से अगर हम परमाणु क्षमता की बात करें तो जगुआर और सुखोई के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। वर्तमान में अगर हम देखें तो आईएनएस अरिहंत के माध्यम से समुद्र के अंदर से एक तरह से मिसाइल छोड़ने की जो क्षमता है वो हमने K-15 मिसाइल के माध्यम से प्राप्त कर रखी है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। K-4 के शामिल होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 3500 किलोमीटर हो जाएगी। तो हम वायु, समुद्र और स्थल तीनों भाग से परमाणु संपन्न एक क्षमता को विकसित कर रहे हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण स्थल भाग से नाव की क्षमता को बढ़ाने में और मदद करेगा। आप ध्यान रखें, भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, यह प्रमुख रूप से एक तरह से भारतीय सेना में शामिल होने के बाद स्थल भाग से नाव की क्षमता एक तरह से मजबूत रूप में भारत की होगी। इसी कड़ी में अग्नि प्राइम भी प्रमुख रूप से एक यहाँ पर मदद करेगी। आप ध्यान रखें, इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और भारत के पड़ोस में जो प्रमुख हमारे लिए नाव की खतरे हैं उनके लिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह हमारा 29 जून 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।